रहे थे मैनेजमेंट स्कोप्स इन डिफरेंट एरियाज, कौन कौन से एरियाज के अंदर मैनेजमेंट का स्कोप है, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिफरेंट टाइप के स्टेजेस पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट पढ़े थे, जिसके अंदर जो है जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग एंड सर्वे डिपार्टमेंट, और बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जिसके अंदर मैनेजमेंट का स्कोप था। आज आप पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इसके अंदर फाइनेंसेस आते हैं, फाइनेंसेस को कैसे जो है कहाँ पे कंज्यूम करना है, कहाँ से कैपिटल रेज होएगी, कहाँ से कैपिटल लेनी है, कैपिटल हायर करनी है, कहाँ पे आपको जो है फंड मिलने हैं, कहाँ से शेयर होल्डर्स मिलने हैं, वो सारी चीजें कौन देखता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, तो इट इज द एक्टिविटी कंसर्न विद, इट इज द एक्टिविटी concerned with फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, प्लानिंग करना फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर रेजिंग कैपिटल, रेजिंग। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिंग या एडमिनिस्ट्रिंग। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटरी क्या होती है, मतलब क्या एडमिन करना, उसको जो है कंट्रोल करना। फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस, फंड्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे फंड्स जो है उनको प्लान करना है कि कहाँ पे उनको खर्च करना है। ठीक है, रेजिंग करना, बढ़ाना कैपिटल को। ठीक है, कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन, और यूज ऑफ फंड उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फंड। फंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कैपिटल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी कौन देखता है, वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन तरीके के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले डिसीजन, तीन तरीके के डिसीजंस जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेती है। पहला कौन सा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें सबसे पहला डिसीजन क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा क्या डिसीजन ले सकती है ये, कि जो है फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस भी कौन लेगा, वो भी जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेगी। और तीसरा कौन सा डिसीजन है, डिविडेंड, डिविडेंड डिसीजंस। ये जो है, अब यहां पे क्या है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, फाइनेंसिंग कैसे होगी, उसके डिसीजंस। और तीसरा क्या है, डिविडेंड, मतलब कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर खरीदते हैं लोग। ठीक है, शेयर होल्डर्स, उनके लिए जो फंड ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन, मतलब कि जो भी आपके पास फंड रेज हुआ है उसका पार्ट जो है वो आपके शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उनको ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो फंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, तो डिविडेंड मतलब के शेयर ट्रांसफर करना टू द शेयर होल्डर्स। ये सारे डिसीजन कौन लेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेगी। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सारे जो कौन करेगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। ठीक है,
अब क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है वो क्यों यूज करते हैं, आपका क्यों मैनेजमेंट को हायर किया गया है, टू एंश्योर रेगुलर, सबसे पहला क्या होगा इसका, टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी, ठीक है, सही क्वांटिटी में, सप्लाई ऑफ फंड, ठीक है, सप्लाई ऑफ फंड्स। तो फंड्स जो है वो सही मात्रा में आप तक पहुंच सके, ठीक है। ये कौन डिसीजन लेता है, ये वाले डिसीजन कौन लेगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले क्या हो गया कि जो भी फंड जो है सही क्वांटिटी में, सही उसमें आप तक पहुंचे, कंपनी तक पहुंचे, ठीक है। ये कौन देखेगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगी। नेक्स्ट क्या होता है, एडुकेट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, adequate return to shareholders, shareholders के पास जितना उनका बनता है उतना शेयर उन तक पहुंचे, ठीक है। ये भी कौन देखेगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगी, फाइनेंशियल जो मैनेजर्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजर्स के पास दो काम हो गए, दो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एक तो रेगुलर सप्लाई करना फंड का, ठीक है, फंड को एंश्योर करना कि वो सही से सप्लाई हो सके। अब देखो फंड के बिना कंपनी नहीं चल सकती। अगर आपने किसी से लेन देन किया है, आपने कोई चीज ली है, तो उसको उसके बदले में जो है रिटर्न मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर किसी कंपनी ने आपको गुड्स भेजी हैं तो हो सकता है आप उसके बिहाफ पे आप उसको कुछ ना कुछ मनी दोगे, तभी वो दोबारा गुड्स भेजेगा, ठीक है। तो वो गुड्स के बिहाफ पे जब आप उसको मनी भेजते हो, वो कौन देगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगी कि कितनी उसको फंड जो है वो ट्रांसफर करना है। ऐसे ही शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर्स क्या होता है, एक शेयर मार्केट होती है, उसके अंदर हर कंपनी हर ब्रांड के शेयर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो शेयर्स जो होते हैं, शेयर मार्केट जो होती है, उसके अंदर जो आपके शेयर है वो कभी तो अप होते हैं कभी डाउन होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू फिल्म स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू फिल्म स्टेटस, ठीक है। फिल्म के ऊपर कैसा स्टेटस चल रहा है, क्या वो अच्छे दौर में चल रही है, क्या वो खराब दौर में चल रही है, उसके हिसाब से शेयर्स जो है वो अप एंड डाउन होते हैं। तो जो शेयर का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हिस्सा आपने कंपनी के अंदर डाला हुआ है। जब शेयर्स लो थे तब आप उसको खरीदते हो, जब शेयर हाई हो जाते हैं तब आप उसको सेल कर देते हो। तो जब सेल करते हो उस कंडीशन में आप जो है शेयर्स का कीमत जो है वो किससे ले रहे हो, वो कंपनी से ले रहे हो। तो कोई भी शेयर आपका हिस्सा है 40%, 30, 10, 20 जितना भी परसेंट शेयर आपका है, तो शेयर होल्डर्स को उनके रिटर्न्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये भी कौन देखेगा, ये कंपनी देखेगी। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। फंड यूटिलाइजेशन करना, फंड को यूटिलाइज करना, ठीक है। मतलब कि फंड को कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या है जिससे फंड जो है वो सही तरीके से जो इन्वेस्ट हो, ठीक है, उसकी वेस्टेज ना हो फंड की। ये भी कौन देखेगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगी। तो फंड से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, फंड कहां से हायर करना है, कहां से फंड्स मिलेंगे, कहां पे इन्वेस्ट करने हैं, वो सारे कौन देखेगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ब्रांच है एक इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके अंडर जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आप पे करते हो रेगुलर लाइफ के अंदर। कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो कि आपसे सीधा सीधा लिया जाता है आपसे, ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, तो हाउस टैक्स हो गया, कुछ भी टैक्स है जो डायरेक्टली आपसे पे किया जाएगा कि ये पैसा
आपने कमाई की थी, इसका इतने % टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपने पे नहीं किए लेकिन आपकी जेब से ही कटे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे आप पीसी कोई लैपटॉप लेने जाते हो तो वो लैपटॉप आपको 30,000 रुपए का पड़ता है, जबकि उसकी ओरिजिनल कीमत 25,000 रुपए थी, लेकिन आपको वो 30,000 रुपए का ही दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है 25,000 रुपए के ऊपर 5,000 रुपया टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको 30,000 रुपए में देंगे। तो वो आपने टैक्स पे नहीं किया 30,000 रुपए में, लेकिन जब उन्होंने लैपटॉप जिसने बाय किया है, सेल किया है, उसने पहले से ही उस टैक्स को पे कर रखा है, लेकिन वो आपकी जेब से कट रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब कि सीधा आपसे लेना, इनडायरेक्ट टैक्स लेना वो आपसे ही है लेकिन किसी इनडायरेक्ट वे में। तो नेक्स्ट देखते हैं अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपकी पे, आपके जो फंड्स हैं, आपकी जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकम इट इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल, इट इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल फॉर हिज और हर एनुअल पे, एनुअल पे नहीं कह सकते, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितनी इनकम हुई उसकी, उसके हिसाब से उसको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। एनुअली उसने मान लो जो है कुछ अपना जो है मिनिमम पे स्केल होता है कि इतनी पे तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपका एनुअल पे उससे ज्यादा होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, वो होता है इनकम टैक्स पर पर्सन। अगर आप हर बार चेंज होता है ये, ठीक है, हर साल। तो इनकम टैक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर इनकम जो है वो मान रखी है कि इतनी इनकम तक आपको इतने % टैक्स पे करना पड़ेगा, इससे ज्यादा इनकम पर आपको इतने % टैक्स पे करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा कीमत पर आपको इतने %। तो अभी के जो शेड्यूल में क्या चल रहा है, कितनी % इनकम टैक्स चल रहा है, वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। ये देख लेना इसको कि कितने % टैक्स है कितनी इनकम के ऊपर, ठीक है। तो ये जरूरी है इनकम टैक्स। तो सबसे पहले अपने को बेसिकली ये जानना है कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो ये हर इंडिविजुअल के ऊपर है, कोई भी इंडिया के अंदर रहता है, उसको अगर उसकी सैलरी जो है वो लिमिट से ज्यादा है तो उसको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू उसकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स, अगर कम इनकम है तो कम टैक्स। तो कम टैक्स का मतलब ये नहीं कि अगर आप देखो 1,000 रुपए के ऊपर मान लो 1,000 रुपए का अगर मैं 10% इनकम लूं तो पहले सबसे पहले ये आ गया 10%, तो 100 रुपए हो गया। तो 1,000 रुपए के ऊपर आपको 100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो 1 साल की इनकम है ये, अगर आप 2,000 रुपए कमाई करोगे तो आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, 3,000 करोगे तो 300, ठीक है, 10% के हिसाब से। ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा कैसे है, एक लिमिट है कि 10,000 रुपए तक आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। 1,000 से लेके 10,000 तक आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा, या 10% पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 20% पे करना पड़ेगा, फिर 30%, ठीक है। ऐसे है इनकम टैक्स, मतलब कि उसके अंदर बढ़ोतरी होती जाती है जैसे जैसे लिमिट के क्रॉस होता जाता है वो, ठीक है। तो ये होते हैं इनकम टैक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है इनकम टैक्स के बाद, कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी का क्या मतलब है, एक कस्टम ड्यूटी लगती है जब आप कुछ भी परचेज करते हो और वो विदेशी किसी अदर कंट्री से आ रहा होता है, तो कंट्री चेंज हो रही है, इंडिया के अंदर आ रहा है, तो इंडिया का टैक्स उसके ऊपर लगेगा, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स। ये किस पर लगता है, ऑल द मटेरियल्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, कंट्री से बाहर, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, मटेरियल और ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड
द कंट्री। कंट्री के बाहर से अगर कोई भी मटेरियल अपन जो है इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपने को कस्टम ड्यूटी देनी होगी, उसको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी के बाद नेक्स्ट आता है एक्साइज ड्यूटी। पहले इसको रफ कर देते हैं। अब दो तरीके के टैक्स आपको पता चले। कस्टम ड्यूटी कौन सा होता है, जो विदेश से कोई चीज आ रही है उसके ऊपर लगने वाले टैक्स को कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ये क्या है, सेंटर के द्वारा लिया गया टैक्स। ठीक है, हर एक मटेरियल के ट्रांसफर के ऊपर टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स, टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स, गुड्स के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स जो कि सेंटर लेगा। ठीक है, अब आपके पास जो मटेरियल आता है, कोई भी आपने एक स्टेट से बाहर से मंगवाया हुआ है तो उसके ऊपर दो तरीके के टैक्स पड़ते हैं। एक तो यहां से आपने मंगवाया उसको, उस स्टेट का टैक्स, एक यहाँ पे वो पहुंचा उस स्टेट का टैक्स बाद में लगेगा जब आप उससे परचेज करोगे। एक लगेगा सेंट्रल टैक्स, उसको सेंट्रल टैक्स को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स, गुड्स के ऊपर सेंटर के द्वारा लगने वाले टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। उसके बाद आता है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स। ठीक है, अब सेल्स टैक्स हर जगह पे लगता है जहां से भी वो सेल हो रहा है। ठीक है, लाइक यहां से आपके पास एक इंडस्ट्री से आ रहा है तो यहाँ पे सेल्स टैक्स, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, फिर से सेल्स टैक्स, जब आपके हाथ तक पहुंचेगा तब सेल्स टैक्स। ठीक है, वो सारे टैक्सेस क्या होते हैं, वो सेल्स टैक्स कहलाते हैं। ठीक है, द टैक्स पेड बाय द सेलर ऑन सेलिंग द गुड, गुड्स को सेल करते टाइम जो सेलर पे करेगा उसको क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि नाम लिखा है मैंने सेलर, जो बेच रहा है वो पे करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट उसने 40 रुपए का खरीदा है, उसके ऊपर 10 रुपए वो खुद खर्च करके आपको 40 रुपए का दे सकता है? नहीं, वो क्या करेगा, पहले ही आपको कीमत 50 रुपए बताएगा। ठीक है, 40 रुपए का उसने प्रोडक्ट खरीदा, 10 रुपए उसने, मान लो कि 5 रुपए उसने खुद की कमाई करनी थी और 10 रुपए क्या कर दिया उसने, टैक्स पे कर दिया, तो वो अब 55 रुपए की देगा आपको। ठीक है, तो वो 55 रुपीज जो है उसके अंदर 10 रुपए का टैक्स है और 5 रुपए उसकी खुद की कमाई है, तो वो आपसे ही लेगा लेकिन पे उसने कर दी है वो टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेल्स टैक्स के बाद टैक्स सारे जितने भी होते हैं ना, जो परचेज कर रहा है उसी को पे करने होते हैं हमेशा। अगर उसको पे ना करने होते तो उसकी कीमत कम हो जाती पहले ही। अगर पेट्रोल की कीमत आज 100 रुपए के करीब है तो उसके ऊपर लगने वाले सारे टैक्स, आपने तो कोई टैक्स पे नहीं किया उसको परचेज करते टाइम, लेकिन उसके टैक्स पहले से ही परचेज हो चुके हैं सारे। ठीक है, वो परचेज होने के बाद जो कीमत बनी है वो 100 रुपए है। आपको जो पेट्रोल मिला है वो 100 रुपए के हिसाब से तब मिला है जब उसके ऊपर सारे टैक्सेस ऑलरेडी पेड हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जैसे जब वो वहां से चला, जिस कंपनी ने उसको बनाया, उसके बाद उसके ऊपर सेंट्रल टैक्स बहुत ज्यादा होते हैं और जो स्टेट टैक्स है वो भी बहुत ज्यादा होता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो वो सारे टैक्स पे होने के बाद जाके उसकी कीमत 100 रुपए बनती है। नेक्स्ट क्या है, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वैट? व्हाट इज वैट? VAT। तो ये क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स जो कि वैल्यू के हिसाब से हो। ठीक है, कितनी वैल्यू है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, इट वाज कलेक्टेड ऑन basis of value of goods, value of
गुड्स की वैल्यूज के हिसाब से जो है कितनी कीमत है उसकी, उसके हिसाब से ये टैक्स जो है वो पे किया जाता था पहले। अब क्या हो गया, अब ये बंद हो चुके हैं सारे टैक्स, बैट हो गया, सारी चीजें जो पहले लगा करती थी। अब क्या टैक्स है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। दैट वर एडिड एट ईच स्टेज, दैट वर एडेड एट ईच स्टेज, हर स्टेज के ऊपर उसकी वैल्यू बनती थी। ठीक है, कि पहले वो जो है शॉप इंडस्ट्री से निकला, फिर वो होलसेल रिटेलर के पास पहुंचा, फिर वो जाके आप तक पहुंचा। तो जितनी भी जगह होती थी वहां वहां उसके ऊपर वैट टैक्स जो है वो लगाया जाता था। ठीक है, अब क्या हो गया, ये बाद का मतलब कि पहले लगा करता था, अब नहीं है ये। अब क्या आ गया इसकी जगह पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा टैक्स आया अभी नया, जो सारी चीजों को इंक्लूड करके एक ही टैक्स बना दिया गया है, वो क्या है, जीएसटी। ठीक है, अब टैक्स जो है वो आसानी से समझ में आने लग गए लोगों को जीएसटी के बाद। तो ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो टैक्सेस पे कर रहे हैं आपका। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कोई भी सर्विस कर रहा है पर्सन या कोई गुड्स है उनके ऊपर लगने वाला टैक्स सारा ग्लोबली बंद कर दिया गया है, पूरे इंडिया के अंदर एक जैसा टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब क्या है, इसके अब एक्सक्लूडेड भी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बाहर भी है कुछ चीजें, जैसे कि शराब है उसके ऊपर हर स्टेट अपना जो ड्रिंकिंग कोई भी ड्रिंक है उसके ऊपर हर स्टेट जो है वो अपना खुद का टैक्स लगाती है। ऐसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमत है उसके ऊपर भी हर स्टेट सेंटर अपने हिसाब से जीएसटी लगाता है, और वो जीएसटी के बहुत ज्यादा बाहर है। जीएसटी के अंदर तो कुछ ही परसेंट है ना, 5%, 10% ऐसे कुछ है, तो कुछ ही फॉर्मूले हैं जो जीएसटी के अंदर है, लेकिन पेट्रोल और डीजल उससे कहीं ज्यादा है, इसीलिए उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब जीएसटी का मतलब क्या है, सारी गुड्स के ऊपर, सारी नहीं मतलब कि कुछ छोड़ के जो अपन ने पहले से बात कर ली है उनको छोड़ के बाकी सभी गुड्स के ऊपर सेम टैक्स रहेगा पूरे इंडिया के अंदर। वो कितना होगा, वो पहले से फिक्स है कि इन चीजों के ऊपर इतना टैक्स और इन चीजों के ऊपर इतना टैक्स। अब जब ये टैक्स जीएसटी जब बनाया गया तो इसका रीजन क्या था, पहले क्या था, हर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे, कि आपने जो है 100 रुपए की चीज परचेज करनी थी, आपको क्या हुआ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पड़ी उसके ऊपर 20 रुपए, तो वो 120 रुपए की हो गई। अब क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी उसके ऊपर टैक्स लेना था, उसने क्या किया, 120 के ऊपर टैक्स लिया। मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 20% टैक्स लिया इन्होंने, तो 20% के हिसाब से 120 रुपए की हो गई ये। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, फिर से अब जैसे ये फिर से क्या किया, इसके ऊपर टैक्स लिया, 25% टैक्स लिया या 20% टैक्स लिया, तो वो आगे कितनी होगी, 145 रुपए की होगी या कितने की भी हो गई। ठीक है, अब उन्होंने टैक्स किस पे लगाया, 120 रुपए के ऊपर टैक्स लगाया। अगर वो वैसे 20 रुपए लगाते तो यहां से 120 रुपए तो 140 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने 120 रुपए के ऊपर टैक्स लगाया तो वो 145 की हो गई। ठीक है, ये किसके कारण हुआ, ये ड्यू टू टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग गया, उसके कारण ये हुआ। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना। तो इसके अंदर क्या बना, एक बिल बनता है इसके अंदर। ठीक है, उस बिल के ऊपर क्या रहता है, यहां से उसकी परचेजिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस लिखी जाती है 10,000। 10,000 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स यहाँ पे लिखा जाता है, जीएसटी कितने परसेंट है, 30% हो गया, 50%, सॉरी 5%, 10%। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे लिखा जाता है, दोनों अलग अलग पे किए जाते हैं 10,000 के ऊपर, और उसके बाद टोटल कीमत जो है वो यहाँ पे लिख दी जाती है, जितनी भी आई 10,700, 800, 30,000, 20,000, जितना भी आएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सेम चलेगा। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती है ये भी चीजें। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज। तो सारे एरियाज आपने पढ़े कि कौन कौन से एरिया के अंदर मैनेजमेंट का स्कोप है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ईडीएम का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।